यस, वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो हम आपके साथ ये छोटी-सी डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये जो दिसंबर 19 का आपका जो पेपर है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके हम एमसीक्यू आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 15 स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये आपका दिसंबर 19 का पेपर है और स्टूडेंट की ऐसी मेरी बात हो रही थी, डिमांड थी कि भाई हमें एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से एमसीक्यू को जिससे हम अटेम्प्ट कर पाएँ वो पिछले 4-5 साल के पेपर आप करा दीजिए, 5 4-5 पेपर, तो जिससे कि हेल्प मिल जाए एग्जामिनेशन में नंबर को भी अचीव करने के लिए और हमें पास होने के लिए भी। तो आज हम इस छोटी-सी क्लास को ले रहे हैं। इसमें हम आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी एमसीक्यू में क्या होता है कि सवाल आपका घूम फिर के आ जाता है, वही चीज़ को वो थोड़ा-सा ट्विस्ट कर देते हैं, तो आंसर नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो उस और ये अब बड़ा जो आपका सवाल नंबर 1 है, ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके नंबर को एनहांस करने में भी और पास करवाने में भी। तो आपका जो हम ये पहला सवाल आपका लेंगे, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ये 20 नंबर का सवाल होता है आपका और इसमें हम हमें 20 नंबर का ये एक तरह का कंपल्सरी सवाल होता है, इसमें चॉइस भी नहीं होती सेक्शन ए में। तो अब देखिए पहला सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ। चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ये तो आपको जस्टिफिकेशन लिखना भी होता है इसके नीचे। पहले आपको सवाल का आंसर भी देना होता है, प्लस आपने कैसे किया ये भी करना होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज रुपीज 1,60,000, फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 48,000, वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 12 पर यूनिट, द पीवी रेशियो विल बी। ये आपसे पीवी रेशियो निकलवाना चाहता है। तो मैं इसका दो तरह से आंसर करूंगा। पहले तो आपको सिंपल आंसर करूंगा, जो आपको लोग आप समझ सकते हैं, जो लोग आपको करवाते हैं। पहला आंसर तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड आंसर है कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका पीवी रेशियो। ठीक है, तो आपको पीवी रेशियो निकालना है। तो पीवी रेशियो जब आप यहाँ निकाल के लाएंगे, पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट एफसी लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट। तो इससे आपका झट से आंसर आ जाएगा। आपका फिक्स कॉस्ट आपका जो है 48,000 है और आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है वो आपका सेल में जो दिया है 1,60,000 है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 6, ये 0.3 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 0.3 और 30% जिसको कहें। तो आंसर तो आपका सिंपल हो गया सी, ये वाला 30%। लेकिन अब हमें इतना ही नहीं बताना था, मुझे आपको बताना था कि ब्रेक इवन पॉइंट की कॉन्सेप्ट क्या होती है और ये कैसे निकलता है और कहाँ से ये डिराइव होता है, जिससे अगर ये सवाल घूमे फिरे तो आप इसको आसानी से समझा सकें, आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएं। तो मैं आपको आज ब्रेक इवन कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ब्रेक इवन ये कैसे फॉर्मूले कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्रेक इवन में हमारा क्या मानना होता है। एट द रेट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट वो क्या हो जाता है, जीरो। तो यानी कि इक्वेशन कुछ ऐसी आती होगी कि जो आपकी सेल प्राइस है, मान लो जो सेल प्राइस है पर यूनिट का, मान लो ये सेल प्राइस पर यूनिट एफ है, एस है, फिक्स कॉस्ट आपकी किसी पीरियड की एफ है और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट का वो वी है और यहाँ कुछ प्रॉफिट आता होगा। ये बेसिक इक्वेशन है। तो प्रॉफिट इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। ये वी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये सेल प्राइस पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट तो आपकी फिक्स होती है पीरियड के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि मैं एक ऐसा पॉइंट निकालना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए, तो मुझे कितने नंबर आर्टिकल बनाने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ, सपोज ये कोई प्रोडक्ट है जो एस एस इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो मुझे मान लो वो एन एन नंबर मुझे बनाने पड़ेंगे। एन इज द माई ब्रेक इवन पॉइंट, एन प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ये नंबर में बताना है। मैं अभी नंबर में बात कर रहा हूँ, नंबर में। तो इस इक्वेशन को अगर मैं ये कहूँ कि s इंटू एन इज इक्वल टू एफ तो सेम ही रहेगी। ये तो एन की क्वांटिटी से आप चाहे 5 बनाए या 25 बनाए या कितने बनाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट तो पीरियड की होती है तो ये तो फिक्स रहेगी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंटू एन हो जाएगी। भाई जितनी यूनिट आप बनाएंगे उतनी आपकी उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, यानी कि एक पर यूनिट ये है, एन बनाएंगे तो एन से गुणा हो जाएगी। ऐसी आपका सेलिंग प्राइस एक यूनिट का ये है और एन करेंगे तो आपका सेल जो आ जाएगी वो एस इंटू एन आ जाएगी। प्लस प्रॉफिट तो इसमें होता ही नहीं। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इस वाले पॉइंट को उठा के इधर ले आऊं तो देखो क्या बनता है, एस एन माइनस वी एन इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूं तो s माइनस वी इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ s माइनस वी। यानी कि जो मेरा ये ब्रेक इवन पॉइंट है n,
जो ब्रेक इवन पॉइंट है n, वो मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसी को आप क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो F डिवाइडेड बाई C भी कह सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको नंबर के टर्म में बता दिया कि कैसे ये डिराइव होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके, यहाँ पे देखो ये नंबर तो दिया नहीं, यहाँ सेल दिया हुआ है, तो मैं बताता हूँ सेल के टर्म में कैसे ये डिराइव होता है। तो सेल के टर्म में समझने के लिए पहले जो हमने इक्वेशन अभी निकाली थी, आप उसको यहाँ पे समझ लीजिए। इक्वेशन को कैसे मैंने निकाला था, मैंने निकाला था कि ब्रेक इवन पॉइंट, आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने निकाला था, फिक्स कॉस्ट S माइनस V, ये निकाला था आपका। ये मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट आपका n है, सपोज n है, तो n इज इक्वल टू F माइनस V, तो ये तो पहले ही हमारा आ गया था S माइनस V, ये तो मेरा पहले ही आ गया था। अब ये पर यूनिट का है, ये यूनिट, अब मैं इसमें कहूँ कि मैं अगर अगर n यूनिट का प्राइस को इससे गुणा करूँ, सेलिंग प्राइस से इसको गुणा करूँ जो पर यूनिट का है, तो ये S इंटू n इज इक्वल टू F इंटू S माइनस V, ये हो जाएगा। भाई इस साइड भी मैं S से गुणा कर रहा हूँ और इस साइड भी S से गुणा कर रहा हूँ। S क्या है यहाँ पे, सेल प्राइस पर यूनिट है S, तो ये SN क्या आ जाएगा आपका, ये आपकी टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी, और ये आपका क्या आ जाएगा, F इंटू S और S माइनस V। तो ये जो सेल है, ये वाली सेल क्या है, ब्रेक इवन सेल, जो यहाँ आपका दिया ना ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपका सेल में दिया हुआ है। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ सेल, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए अगर मैं इस F को यहाँ रहने दूं और इस S को इसके नीचे लाऊं, मैं ला सकता हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, S माइनस V डिवाइडेड बाई S, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, F और S माइनस V क्या होता है, C, और ये आपका हो गया S नीचे, कंट्रीब्यूशन सेल, और इसे इसी चीज को आप जो है C बाई S को क्या कहते हैं आप, पीवी रेशो, तो ये आपका पीवी रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ब्रेक इवन आपका जो पॉइंट है, अगर ये सेल के टर्म में है तो आप इसको लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो, ठीक है, और अगर ये नंबर में है तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ नंबर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन, ठीक है, या F इज इक्वल टू S माइनस V। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट होती है। हालांकि जो लोग इसको नहीं समझना चाहते उनके लिए सिंपल फॉर्मूला ये वाला ऊपर वाला था, तो उससे वो निकाल के अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है आपका, ये बेसिकली बोटलनेक रिसोर्सेज से लिया हुआ है, जिसमें हमने आपको थ्रूपुट कॉस्टिंग आपको बताई थी। मैंने एक सेकंड क्लास अपनी जो है एक अभी क्लास अपलोड की थी 2-3 दिन पहले, तो उसमें ये सवाल उसी का डाटा उसमें है, ये स्टडी नोट से आपका सवाल लिया हुआ है। तो इसमें क्या है, ये फैक्ट्री हैज ए की रिसोर्स जिसको हम बोटलनेक रिसोर्स भी कहते हैं, ऑफ फैसिलिटी ए विच इज अवेलेबल फॉर 31,300 मिनट पर वीक। एक बोटलनेक रिसोर्स है फैक्ट्री के अंदर। बोटलनेक रिसोर्स क्या होता है, जो लिमिटेड रिसोर्स होता है, उसकी क्वांटिटी हमारे पास लिमिटेड होती है, उसमें हमें क्या करना है, ये थ्रूपुट कॉस्टिंग से रिलेटेड सवाल है। द टाइम टेकन बाय द पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ऑफ फैसिलिटी ए, हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं एक्स और वाई बनाते हैं, जिसमें ये फैसिलिटी ए यूज होती है, जिसके घंटे कितने हैं हमारे पास, 31,300, ये घंटे लिमिटेड है। तो जब हम ये x बनाते हैं और y बनाते हैं, तो x में हमारे जो हैं 5 घंटे यूज होते हैं और y बनाने में 10 मिनट यूज होते हैं। सॉरी, मैं घंटे बोल रहा हूँ, मिनट यूज होते हैं, ये मिनट है। हमारी जो अवेलेबल कैपेसिटी है, अवेलेबल फैसिलिटी है, वो 31,300 मिनट पर वीक है। और जो हमारे खर्च होते हैं, एक यूनिट अगर x की बनाते हैं तो 5 मिनट खर्च होते हैं, और अगर हम y की बनाते हैं 10 मिनट खर्च होते हैं। लास्ट वीक हमने क्या किया, एक्चुअल आउटपुट जो थी 4750 x की बनाई और 650 y की बनाई, ठीक है। एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट हमारी 78,250 थी। निकालना क्या है, थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक ऑफ द वीक निकालना है। तो आप अगर इसको थ्रूपुट कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, उस सवाल में मैंने बहुत डिटेल में दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो ये मेरी क्लास नंबर 5 है, इसकी स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पेपर नंबर 15 फाइनल लेवल पे मिल जाएगी, ये प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो ये वही डाटा है बेसिकली। मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इसमें आपका खर्चा जो आया, फैक्ट्री की कॉस्ट जो आई वो 78,250 आई,
जिसमें ये फैसिलिटी ये यूज हुई, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है थ्रूपुट कॉस्ट। थ्रूपुट कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि आपकी जो रिसोर्स का जो कॉस्ट है, बोटलनेक रिसोर्स कॉस्ट पर मिनट, वो कैसे आएगी आपके, देखो ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ये कैसे आएगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय मिनट इन वीक, मिनट इन वीक। तो ये मिनट इन वीक ये दिए हुए हैं, तो इसका रेट हमें मिल जाएगा कि भाई फैक्ट्री ये हमारा जो ये इतना ये बोटलनेक रिसोर्स है इसका रेट क्या है खर्चे का। तो आप देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा 78,250 डिवाइडेड बाई 31,300। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी रुपीज 2.5 पर मिनट। मतलब ये है कि हमारी इस बोटलनेक जो हमारा रिसोर्स है उसकी कॉस्ट जो आ रही है 2 रुपये 50 पैसे पर मिनट आ रही है। अब हमें क्या निकालना है, थ्रूपुट कॉस्ट। तो थ्रूपुट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमने कितना प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें कितना टाइम खर्च हुआ है वो हम निकालेंगे। तो आपका थ्रूपुट टाइम आपका कितना लगा है, थ्रूपुट टाइम पहले निकाल लीजिए। तो आपने कितना बनाया है, ये आपने एक्स प्रोडक्ट बनाया है 4750, 4750 ये एक्स जो बनाया है 4750, और इसमें 1 मिनट, एक प्रोडक्ट में 5 मिनट लगता है। और आपने वाई का जो बनाया है, वाई का कितना बनाया है, वाई का बनाया है 650, और इसमें कितना लगता है 10 मिनट। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, तो ये आपका जाएगा 23,750 ये वाला, 23,750 प्लस ये तो 6500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6500 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा सारा सम, ये आएगा आपका टोटल टाइम 30,250। इतना मिनट आपको लगे, पर मिनट की कॉस्ट आपकी इतनी है, तो थ्रूपुट कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक कितनी आ जाएगी, 30,250 इंटू 2.5। तो आपका 30,250 इंटू 2.5 जो आएगा 75,625। ये आपकी कितनी आएगी, 75,625। तो ये आपकी आ जाएगी 75,625, यानी कि आपका ऑप्शन ए ठीक है। ये सिंपल एक मैथमेटिक्स का सवाल है। आप देखो कि आपके पास एक बोटलनेक रिसोर्स है जिसके आपके इतने टाइम अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट इतनी है, तो पर मिनट टाइम आप निकाल लेंगे। और आपने उस जो रिसोर्स को जो यूज किया है, इतनी यूनिट बनाने में यूज किया है, जिसमें एक यूनिट बनाने में इतना टाइम लगता है। तो सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल है एक तरह से, कि इतनी यूनिट बनाने में इतना टाइम लगता है और उसका रेट हमने ये निकाल दिया, तो उससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये तो बड़ा इजी सवाल था वैसे। अब हम चलते हैं आपका अगला थर्ड पार्ट में, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होती है इसमें, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। इन ए PERT network, the optimistic time for a particular activity is 9 week and the pessimistic time is 21 week. किसी पर्ट नेटवर्क में, पर्ट नेटवर्क आप जानते होंगे, आपने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग पढ़ी होगी तो, क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट में अगर नहीं है तो फिर तो वो डिटेल क्लास देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको सिंपली बताता कि एक नेटवर्क में जो एक्टिविटी है उसके जो टाइम है, पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेस्ट एस्टिमेट टाइम फॉर स्टैंडर्ड एविएशन एक्टिविटी। तो मैं जस्ट आपको एक पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम को समझाता हूँ। देखिए पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है और ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है। मान लीजिए आप अपने स्कूल जाते हैं, आप स्कूल को जाने में आपको एक जब सुबह एक दिन गए तो आपको बिल्कुल बढ़िया सड़क मिली, कोई रेड लाइट नहीं मिली, तो मान लीजिए आप 10 मिनट में पहुंच गए, तो उस टाइम को आप कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मतलब एवरीथिंग इज इन योर फेवर, ठीक है। तो उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम करेंगे। और जो पेसिमिस्टिक टाइम है, ये वाला पेसिमिस्टिक टाइम वो टाइम है जिसमें आपको, जिस दिन आप स्कूल गए वो सारी रेड लाइट थी, बहुत सारा जाम था, और आपको लगे मान लीजिए 30 मिनट, उसमें लगे थे ऑप्टिमिस्टिक में 10 मिनट। जब आपको कोई भी जाम नहीं मिला, सारी रेड लाइट आपको सही मिली, तो आपको 10 मिनट लगे थे। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब सबसे कम फेवरेबल कंडीशन, और पेसिमिस्टिक सबसे बेकार कंडीशन जो आपकी होती हैं। और एक इसमें और भी टर्म होता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप दो ही टर्म यहाँ समझिए। तो इसका बेस्ट एस्टिमेशन टाइम निकालना है स्टैंडर्ड एविएशन के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो इसका तो अब मुझे भी सिंपल फार्मूला ही बताना पड़ेगा। इसका आपका जो ये बेस्ट एस्टिमेट स्टैंडर्ड एविएशन जो आपका टाइम है एक्टिविटी के लिए, तो वो कैसे आपका आएगा। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक, टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। इसको पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम को
के डिफरेंस को 6 से आप डिवाइड कर दें तो आपको आ जाएगा। तो दिस बिकम 21 माइनस 9 राइट डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा और 6 जाएगा, तो आपका ये आपका 2 वीक टाइम आ जाएगा। तो आंसर आपका ये डी वाला हो गया। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे आपके चलता हूँ। ये आपका फोर्थ पार्ट है, द हायर द एक्चुअल आवर वर्क। अगर आपने एक्चुअल आवर वर्क ज़्यादा किए हैं तो क्या होगा इस केस में, आपका कैपेसिटी यूजेज रेशियो की बात कर रहा है। देखो मैं आपको एक समझाता हूँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, ये क्या होता है आपका, एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो ये होता है। ये यूजेज रेशियो तो कोई टर्म ही नहीं होता। तो ये पहले दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो गए, ठीक है, ए और बी तो आपके है ही नहीं है। अब आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो होता है वो एक्चुअल आवर वर्क और बजटेड आवर्स उनका रेशियो होता है। तो आप देखिए आपका हायर है एक्चुअल रेशियो, आपका एक्चुअल वर्किंग आवर ज्यादा है, तो दिस न्यूमरेटर इज मोर। तो आपका क्या होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली। भाई आपका इसका फ्रैक्शन का, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका ये न्यूमरेटर ज्यादा है, हायर है, तो आपका बजटेड से हायर है, मतलब इसका मतलब तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होगा, हायर होगा कि लो होगा, द हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। तो आपका डी आंसर करेक्ट है। दो तो पहले आपके टर्म ही गलत हैं ये वाले। तो पहले वाले में आपको सिंपल देखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है एक्चुअल आवर जो है आपके वर्क और बजटेड आवर का रेशियो है। तो जब आपके एक्चुअल आवर ज़्यादा हैं, न्यूमरेटर में आ रहे हैं, तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो ज़्यादा होगा। तो आंसर डी है इसका, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है उसमें। अब हम चलते हैं पांचवें पार्ट पे, आपका पांचवा नंबर का जो पार्ट है, एक सवाल नंबर उनका, एक्स इज ए फैक्ट्री मेकिंग द सर्टेन प्रोडक्ट वेयर द लर्निंग कर्व रेशियो इज 80% एंड 90%, अप्लाई रेस्पेक्टिवली फॉर टू इक्वली पेड वर्कर ए एंड बी। तो इस सवाल को समझने से पहले आपको लर्निंग कर्व समझने पड़ेंगे। लर्निंग कर्व क्या होता है, लर्निंग कर्व रेशियो क्या होता है। लर्निंग कर्व रेशियो में आपको ये बताता हूँ सिंपली कि जब हम ये माना जाता है कि लेबर जब कोई काम करती है शुरू में, तो उसको उस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे जैसे वो लेबर ट्रेंड होती है तो लेबर जल्दी काम कर सकती है। या आप भी महसूस किए होंगे कि जब काम आप कोई पहली बार करते हैं किसी काम को तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे जैसे आप उसको ट्रेंड कर हो जाते हैं उसमें, तो आपका टाइम कम होने लगता है। अब ये लर्निंग कर्व रेशियो का मतलब क्या है, लर्निंग कर्व रेशियो का मतलब ये है कि आप अपनी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर दें तो आपका टाइम इस रेशियो में रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम एन नंबर बनाते थे कोई प्रोडक्ट जिसमें हमें टी टाइम लगता था, तो अगर हम अपनी कैपेसिटी को डबल कर दें 2n कर दें तो हमें टाइम कितना लगना चाहिए, 2t। मैथमेटिकली हमें 2t लगना चाहिए। लेकिन अगर हमारा लर्निंग कर्व जो हमारा रेशियो है वो 80% है, दैट मीन्स क्या है कि हम जब डबल अपना प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा ये टाइम इस फैक्टर के साथ रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स हमारा टाइम कितना आना चाहिए डबल करने पे, 2 इंटू 0.8 इंटू टी मीन्स 1.6 टी। प्रोडक्शन को डबल करने पे हमारा टाइम जो है कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस सवाल से समझिए सिंपल कि जिसका रेशियो जितना कम होगा, मतलब परसेंटेज में, उतना उसको कम टाइम लगेगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और जो ये 1 के अराउंड होगा या 90% या 95 जो ज़्यादा है उसको इस केस में कितना टाइम लगता। जैसे अगर हम यहाँ n कर रहे थे तो हमें t टाइम लग रहा, 2n किया तो हमें 2t लगा, और ये हमने लर्निंग कर्व रेशियो फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इस वाले केस में हमारा कितना टाइम लगता है डबल करने पे, 2 इंटू 0.9 इंटू टी, ठीक है। तो कितना आता जी 1.8 टी। तो अब बताओ ज्यादा कौन सा है, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको ज्यादा टाइम लगेगा वर्कर, इस वाले को जिसका 90 है, 90% लर्निंग कर्व है। तो 90% लर्निंग कर्व किसका है, बी का है, तो बी को ज्यादा टाइम लगेगा नॉर्मली। अब ये कह रहा है 4th यूनिट प्रोड्यूस करने में कह रहा है ये, ठीक है। अच्छा पहला, अब ये तो सिंपल हमें समझ में आ गया कि ये वाले इस वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा। लर्निंग कर्व रेशियो अगर हमारा है तो जैसे ही हम अपना प्रोडक्शन को डबल करेंगे हर बार तो हमारा टाइम जो है इस रेशियो के साथ रिड्यूस हो जाएगा।
तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। द लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फोर्थ प्रोडक्ट ए विल बी मोर, ए की मोर होगी। ए की मोर तो होगी नहीं क्योंकि इसका 80% रेशियो आप देख ही रहे हैं। फोर्थ के लिए फिर क्या हो जाएगा, फोर्थ के लिए ये आपका एक बार और इससे गुणा करनी पड़ेगी आपको, ए ए, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया, ए का टाइम तो लगेगा आपका कम। अच्छा, बी वाले का देखते हैं। द लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फोर्थ प्रोडक्ट बी विल बी मोर, फोर्थ प्रोडक्ट बी का मोर होगा। द लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फोर्थ प्रोडक्ट विल बी मोर फॉर बी, तो बी के लिए ऑब्वियसली मोर होगा, तो ये आपका आंसर जो है ठीक है ये वाला। द लेबर कॉस्ट इज द सेम इन इन फोर्थ प्रोडक्ट, ये आंसर गलत है, सेम होगा नहीं, लर्निंग कर्व पे डिपेंड करेगा। और नथिंग कैन बी सेड अबाउट द स्पेसिफिक, ये भी आंसर का गलत है। तो बी ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि उसकी टाइम ज्यादा लेगा तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, तो इसका आंसर हो गया बी। छठवा आपका सिक्स्थ पार्ट है। What is the opportunity cost for making component part in factory given no alternative use of the capacity? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप समझते होंगे क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि कॉस्ट फोरगॉन बाय चूजिंग ए पर्टिकुलर अल्टरनेटिव। अगर आपके पास, अगर आपने कोई एक अल्टरनेटिव चूज कर लिया तो उसकी उसके एवज में आपने की कॉस्ट क्या गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके पास कोई अल्टरनेटिव यूज है ही नहीं है। जब अल्टरनेटिव यूज है ही नहीं है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो जाएगी क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव कॉस्ट नहीं है। हम क्या करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, क्या करते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए आप इसको छोटे से समझिए, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, आपको एफडी करते हैं तो 6% रिटर्न मिलता है, और आप मान लीजिए एक दूसरे किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो उसमें 10% मिलता है। तो आप अगर उस प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो आपने इमीडिएट कौन, मान लीजिए प्रोजेक्ट को चूज किया जिसमें 10% का रिटर्न मिलने की संभावना है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, जो आपने एक अल्टरनेटिव आपके पास बैंक एफडी करने का था जो आपने खो दिया, तो वो 6% आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है उस केस में। लेकिन यहाँ अल्टरनेटिव है ही नहीं कोई, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो गई। ठीक है जी। यस, अब हमारे पास एक सवाल है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड इज सोल्ड एट फिक्स रेट ऑफ 1500 रुपीज पर यूनिट. As per the company estimate, 500 unit of the product is expected to be sold in the coming year. If the value of investment of the company is 15 lakh rupees and it has a target return on investment of 15%, तो टारगेट कॉस्ट क्या निकालनी है। तो टारगेट कॉस्ट की हमने अब सवाल हमने जो है क्लासेस डिलीवर की हुई हैं, आप डिटेल में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्या समझा सकता हूँ जो एक्सप्लेनेशन के लिए, कि जो आपकी टारगेट कॉस्ट होती है वो कैसे निकालते हैं। आपका जो सेलिंग प्राइस होता है, टारगेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। ठीक है। तो टारगेट सेलिंग प्राइस हमारे केस में क्या है, टारगेट सेलिंग प्राइस आपका 1500 रुपए है, और टारगेट कॉस्ट तो निकालनी है। टारगेट कॉस्ट क्या होगी, यही तो निकालना है। अब टारगेट प्रॉफिट हमारा क्या होगा, देखिए टारगेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी चाहती है कि हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है ना, हमने 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं और हमें उस पर 15% रिटर्न चाहिए भैया। तो हमें इतना इतना हमारा प्रॉफिट आएगा टोटल, ये टोटल प्रॉफिट आएगा, ये कितना आएगा जी, ये आएगा 15 लाख इंटू 0.15, तो ये आपका 2,25,000 आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो पर यूनिट कितना आएगा, हमारा एस्टिमेशन कितना है, कंपनी साल में कितना करेगी, 500 यूनिट बनाएगी। तो टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट कितना आएगा, तो कितना आएगा 2,25,000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये आपका आ जाएगा 450। ठीक है, पर यूनिट के लिए आ जाएगा 450। तो आपका टारगेट कॉस्ट कितना आना चाहिए, 1500 माइनस 450, तो आपका कितना आएगा, ये 1050। ये आपका कितना आएगा, 1050 आ जाएगा। ये वाला आपका आंसर सी करेक्ट हो गया। अब आपका नेक्स्ट सवाल चलते हैं, इसका 8वां पार्ट जो है। अब इन्होंने क्या किया, मैक्स लिमिटेड फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइजेस फॉर इट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्लस ए रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द डिवीजन। देखो ये क्या है, आपकी जो कंपनी है वो अपनी एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन को कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफर करेगी जिसके लिए वो प्राइस निकालना चाहती है। तो उनका क्या मेथड है, कैसे वो निकालेंगे प्राइस, जैसे एक डिवीजन है उनकी और दूसरी डिवीजन को वो सामान बेचेंगे, तो किस प्राइस पे बेचेंगे, जो उनकी कॉस्ट आएगी प्लस वो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट डिवीजन। उन्होंने जितना पैसा उसमें लगाया हुआ है डिवीजन में, उसको उस पे उन्हें एक रिटर्न चाहिए, तो उससे हमें ट्रांसफर प्राइसिंग निकालनी पड़ेगी कि किस पे करेंगे। तो ये कॉस्ट प्लस मेथड है। कॉस्ट प्लस मेथड में क्या होता है जी, हमारे एक कॉस्ट होती है
ठीक है, प्लस हमें एक उस पे प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इस केस में क्या है, हमारी जो कॉस्ट निकालेंगे और हमें प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना हमने पैसा यहाँ किया हुआ है वो यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप देखिए इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिए हुए हैं, करंट एसेट दिए हुए हैं, डेटर दिए हुए हैं। तो ये तो आपका एक तरह से रिटर्न, ये इन्वेस्टमेंट हो गया ना, ये तो सारा। ये आपका क्या है, एनुअल फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ये तो फिक्स कॉस्ट है, और ये वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट की। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ये हो गई। अच्छा, बजटेड वॉल्यूम आपका कितना है, 4 लाख है। अब आप देखो कि आपकी ये कॉस्ट कैसे निकलेगी। पहले हम तो कॉस्ट निकालें, फिर आप प्लस करेंगे ना। तो कॉस्ट आपकी क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 2 रुपए हो गई। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 2 रुपए, रुपए पर यूनिट में लिख रहा हूं मैं। और फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, फिक्स कॉस्ट आपकी आएगी पर यूनिट में टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम। तो ये कितनी हो गई आपकी, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो पर यूनिट की कितनी आ गई है, दो, ये आपकी आ गई 2 रुपए। ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 रुपए पर यूनिट है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 रुपए पर। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपकी हो गई फिर 12 रुपए हो गई। ये तो आपकी हो गई कॉस्ट। अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। आपने देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 5 और 3 8 और 2 10 लाख रुपए। और आपको रिटर्न कितना चाहिए, 28% चाहिए। तो 28% चाहिए, 28% ऑफ कितना, 10 लाख का। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2,80,000। और आप कितने वॉल्यूम बनाएंगे, ये आपको टोटल टोटल रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। तो पर यूनिट में कितना आएगा, ये पर यूनिट में कितना आएगा, इसको अगर आप 4 लाख से, आपकी 4 लाख यूनिट है बनाएंगे, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, 0.7। ठीक है, तो आपका रिटर्न कितना आ गया, 0.7। तो तो आपका ट्रांसफर प्राइस क्या हुआ, ट्रांसफर प्राइस टीपी में लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। आपका हुआ, कॉस्ट आपकी होगी 12 रुपए प्लस 0.7 आपका हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट। तो 12 रुपए 70 पैसे आपकी होगी। तो आपका आंसर हो गया 1। अब हम चलते हैं आगे। आपका सवाल 9th नंबर, 9th पार्ट में क्या दिया हुआ है कि इनको मैच करने के लिए बोला है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, ये खाली बताना है। तो इन्होंने दिया है एक्टिविटी प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, बिल्कुल ठीक है। जो एक्टिविटी की कॉस्ट है उसमें ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ही होंगे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में। डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग में आपके क्या होंगे, डिस्पैचिंग में आपका होगा नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर। भाई डिस्पैचिंग की टोटल कॉस्ट को जितने ऑर्डर हैं उतने उससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगी। ये भी कॉस्ट ड्राइवर ठीक है। गुड रिसीविंग, गुड रिसीविंग में क्या है, गुड रिसीविंग ऑर्डर्स जो हैं वो भी ठीक है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में मशीन आवर नहीं होंगे। इंस्पेक्शन में आपको क्या चाहिएगा, इंस्पेक्शन में आपको इंस्पेक्शन आवर चाहिएंगे। इंस्पेक्शन में आपको क्या चाहिएगा, यहाँ इंस्पेक्शन आवर चाहिएंगे। तो ये वाला आपका गलत है, यहाँ पे आपका आना चाहिए था इंस्पेक्शन आवर। ये आपका ड्राइवर क्या होना चाहिए था, इंस्पेक्शन आवर्स। तो ये मैच गलत है। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपने शायद पढ़ी होगी इंटरमीडिएट लेवल पे भी। उसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्टिविटी होती है उसका एक अप्रोप्रिएट ड्राइवर ढूंढ लेते हैं और उससे फिर कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं, प्रोडक्ट में अब्सॉर्ब कराते हैं उससे। अब आपका एक सवाल थोड़ा सा बड़ा दिखता है लेकिन है बहुत आसान। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है और लास्ट पार्ट है आपका सवाल नंबर 1 का। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेज टू टाइप द मटेरियल एक्स एंड वाई। दो तरह के मटेरियल कंपनी यूज करती है। एक मटेरियल वो एक्स यूज करती है और दूसरा मटेरियल वो वाई यूज करती है। ठीक है, वो वाई यूज करती है। अब इनके एक्स के एक स्टैंडर्ड मिक्स कंपनी ने बनाया हुआ है और एक्चुअल मिक्स में क्या हुआ वो देखना है। स्टैंडर्ड मटेरियल जो चाहिएगा 120 केजी चाहिएगा, जिसका भाव है 5 रुपए पर केजी। और आपका जो आपका वाई मटेरियल जो चाहिएगा उस मिक्स में, उसका 80 केजी मटेरियल चाहिएगा और उसका भाव कितना है, 10 रुपए पर केजी। उसके अलावा ये लॉस वगैरह का डाटा दिया हुआ है। एक्चुअल जो आपका मिक्स में लगा वो 112 किलो लगा, 120 जो लगना चाहिए था स्टैंडर्ड की बजाय कम मटेरियल लगा। और वाई में जो आपका लगा ये 80 केजी आपका लगना चाहिए था और 88 लगा। तो ये ज़्यादा लगा और ये कम लगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लगा और ये यहाँ पे ये इन्होंने कम लगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बाकी डाटा दिया है, रेट तो सेम ही रहेगा। इसमें इन्होंने डाटा किया है मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे, आपका जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस, ये एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी।
ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो एक्स के केस में क्या आएगा, एक्स में आपका देखिए स्टैंडर्ड प्राइस तो 5 रुपए है, इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी 120, ठीक है, लगी कितनी 112, बहुत अच्छा जी। तो ये इनका डिफरेंस आएगा तो कितना फर्क आ गया, 40 रुपए का हमें वेरिएंस मिल गया। और ये हमारे क्या फेवर में है, बिल्कुल ये तो फेवरेबल है, ये फेवरेबल है भाई, कम कम मटेरियल यूज किया है हमने 120 की बजाय। अब ये हम अगर वाई के केस में जाए, यहाँ पे वाई के केस में क्या है, रेट तो 10 रुपए है, स्टैंडर्ड रेट ये रहा 10 रुपए, और आपको जो आपका ये लगना चाहिए था 80, और आपने लगा दिया 88, तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 880। तो ये आपका कितना हो गया, एडवर्स हो गया। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया, टोटल मटेरियल वेरिएंस अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 40 फेवरेबल प्लस 80 एडवर्स। तो आपका क्या हो गया, आपका हो गया 40 एडवर्स हो गया इन दोनों का डिफरेंस। तो ये आपका बी ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये स्टैंडर्ड मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है। तो मैंने आपको कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम जितनी कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड कर सकूं उतनी बिल्ड कर दूं, जिससे आपको अगर एग्जाम में ये सवाल ट्विस्ट होके भी आते हैं तो आपकी अगर कॉन्सेप्ट ठीक रहेगी ना, आपको अगर समझ में चीज आती है तो आप कर ले जाओगे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की, और ये इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर आने की संभावना है। लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इमीडिएट जो है जब हम क्लास अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप जो डिटेल के लिए हमारी जो क्लासेस अवेलेबल हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं, फाइनल लेवल पे भी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ये एक सीएमए के बच्चों को एक हेल्प करने के लिए मैंने शुरू किया है, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट होता था तो मुझे भी बहुत तकलीफें आती थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो विद दिस आई एम स्टॉपिंग दिस। थैंक यू, थैंक यू।